हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 166 सुधरे हुए रिश्ते। कुछ दिन बाद सुबह युवराज का घर। आज अविनाश भी युवराज के साथ ऑफिस जाने को तैयार था और वह दोनों रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। शिवांगी ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, अविनाश, इतनी जल्दी क्या थी ऑफिस जाने की? अभी कुछ दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम लोग कहीं घूमने भी तो नहीं गए। तुम एक काम करो, अभी रहने दो। अक्षता को कहीं घूमने ले जाओ। अविनाश, कोई बात नहीं मॉम, हम बाद में चले जाएंगे, अभी ऑफिस में काफी जरूरी काम है। और वैसे भी डैड अकेले कब तक करेंगे? अब तो मुझे उनके साथ काम करना चाहिए ना, और काफी दिन हो गए ना हमें आराम करते हुए। शिवांगी, मैं अच्छे से जानती हूँ, यह जरूर युवराज ने तुम्हें कहा होगा ना वापस ऑफिस चलने के लिए। ये तो कभी नहीं समझ पाएगा, बाद में सारी उम्र कम ही तो करना है। अभी बच्चों को थोड़ी दिन घूमने देते, इन्हें कहीं बाहर घूमने भेज दो। युवराज, ये बिल्कुल गलत बात है स्वीट हार्ट, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, तुम अविनाश से पूछ सकती हो। बल्कि मैंने तो उसे कहा था अभी मत जाओ ऑफिस, और अब तुम तो अपने बेटे की साइड लेने लगी ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। बताओ अविनाश इसे। अविनाश, मॉम डैड ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे नहीं कहा ऑफिस जाने को, बल्कि डा ने तो कहा था कि अभी कुछ दिन रेस्ट करो। पर अभी कुछ दिन कम पर चला जाता हूँ ना, घर रहने कर बोर हो गया हूँ मैं। अक्षता, जो पास वाले टेबल पर ही बैठी थी, उसने कहा, हाँ मॉम, जाने दीजिए अविनाश को। वैसे भी मुझे भी तो भी स्कूल जाना है। युवराज, वैसे अक्षता, अगर बुरा मत मानना तो एक बात कहूँ बेटा। अक्षता, बोलिए डैड, आपकी बात का क्या बुरा मानना? उद्धरण चिन्ह। युवराज, अब ये जॉब वो भी स्कूल में करने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब तुम आराम से घर पर रह सकती हो, अगर चाहो तो अविनाश के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें हाउसवाइफ बनने पर मजबूर कर रहा हूँ तो। अक्षता ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं ये जॉब मजबूरी या पैसों की तंगी की वजह से नहीं करती थी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मन था, उन बच्चों के साथ मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए बस। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे परिवार से ज्यादा जरूरी जॉब तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज की तरफ घूरते हुए देखा और फिर अक्षता से कहा, अरे बिल्कुल भी नहीं अक्षता, तुम्हें कौन कह रहा है जॉब छोड़ने को बेटा? ये तुम्हारा सपना है तो तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तो तुम करो, और वैसे भी मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी को रोकता है। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और अविनाश तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप कर देगा। सभी लोग फिर से खाना खाने लगे और बातें करने लगे। तभी अविनाश ने टेबल के नीचे से अपने पैर से अक्षता के पैर पर धीरे से सहलाया और अक्षता के हाथ से चम्मच छूट गया और उसे खांसी होने लगी। शिवांगी ने कहा, क्या हुआ अक्षता, पानी दूं तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। अविनाश ने डरते हुए अपना पैर पीछे हटा लिया और कहा, अरे कुछ भी नहीं मॉम, लगता है उसे मिर्ची लग गई खाने में। शिवांगी, लेकिन मिर्च कैसे लगती है बेटा, हम तो खाने में इतनी मिर्ची डालते भी नहीं है। अक्षता बेटा, ठीक हो ना तुम? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ठीक हूँ, वह बस अचानक से ऐसे एक निवाला खा लिए तो बस उसी वजह से थोड़ी खांसी हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज, ये शिवांगी है बेटा की छोटी छोटी बात पर ऐसे ही घबरा जाती है। अरे वो जब कह रही है कुछ नहीं हुआ तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो है ना, और उसका ख्याल रखने वाला उसके पास बैठा हुआ है। शिवांगी, युवराज तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो कुछ बात समझ में नहीं आती। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह डॉट। वह नहीं है, सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए मैं भी हूँ उसकी माँ। घबरा गई तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि शिवांगी से और कोई लड़ाई वगैरह नहीं चाहता था। अक्षता ने सबकी तरफ देखा और फिर जैसे ही वो समझ गए कि सभी का ध्यान अपने अपने खाने पर है, उसने जोर से अपने पैर से अविनाश का पर दबा दिया और अविनाश की चीख निकल गई। सभी लोग फिर से अविनाश की तरफ देखने लगे और युवराज ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ भाई?
इतना चिल्ला क्यों रहे हो, खाने की टेबल पर बैठे हो या? शिवांगी ने कुछ समझते हो युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे चुप करवाया और कहा, युवराज तुम अपना खाना खाओ, लगता है कुर्सी पर कोई कील चुप रही होगी उसे, है ना अविनाश? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने एक बार घूरते हुए अक्षता की तरह देखा, फिर कहा, हाँ हाँ मॉम आप सही कह रही है, ये चेयर बदलनी पड़ेगी ऐसे तो मैं। शिवांगी, हाँ बेटा मैं समझ गई कि अक्षता को खांसी किस वजह से हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कल से तुम लोगों को दूर बैठना पड़ेगा, ऐसे तो तुम लोग मुझे अच्छे से खाने तक नहीं दोगे। अक्षता शिवांगी की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा गई और वो जल्दी से टेबल से उठकर भाग गई। सभी लोग हंसने लगे और अविनाश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या मॉम आप ही, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सच में कुर्सी में। शिवांगी, बेटा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, तुम शायद देख नहीं रहे यहाँ कुर्सी में कोई भी कील नहीं है। युवराज, हाँ लेकिन कील इसके दिमाग में जरूर लग रही है, क्यों अविनाश? दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस। करण ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और युवंशी कमरे में कहीं भी नहीं थी। करण ने अपनी वॉच पहनी और बाल ठीक करते हुए अपना मोबाइल लिया और कमरे से बाहर निकल गया। करण जैसे ही कमरे से बाहर नीचे हॉल में आया तो उसने देखा कि युवंशी और करण की मां राखी की आपस में बैठी धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। उन दोनों को देखकर करण ने स्माइल की। इन कुछ दिनों में युवांशी ने अपने आप को काफी बदल लिया था और वह सबसे बदतमीजी की जगह प्यार से बात करती थी। राखी जी ने भी धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू कर दिया था और अब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। करण भी यही चाहता था जो कि अब उसे होता हुआ नजर आ रहा था। करण सीढ़ियों से नीचे आया और हाल में सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या बातें चल रही है दोनों सास बहू में? मुझे कोई नहीं बताएगा। माँ क्या ये तो गलत बात है ना, अब आप दोनों की दोस्ती हो गई तो बेटे को भूल गए क्या? राखी जी ने करण का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाते हुए कहा, ऐसे कैसे बातें कर रहा है तू? मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तो हम दोनों की कुछ पर्सनल बात चल रही थी तो हम तुम्हें नहीं बता सकते। करण, यह अच्छी बात है, अभी कह रही है कि मैं सबसे जरूरी हूँ और मुझसे भी पर्सनल कोई बात हो गई जो आप मुझे नहीं बता सकती। दिस इज नॉट फेयर माँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। युवंशी ने राखी जी के कंधे पर सर रखते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर मोम और मैं अच्छे से बात कर रही है, हम दोनों कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, तो तुम क्यों बीच में तंग कर रहे हो? करण, वह मेरी मॉम है और तुम्हें उनसे कोई भी पर्सनल बात करने की इजाजत नहीं है। युवांशी, अच्छा तुम्हारी मॉम वह पहले थी, अब वह मेरी मॉम हो चुकी है। ओके तो तुम्हें हमारी किसी बात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस जाओ अपना काम करो। करण मुस्कुराने लगा क्योंकि ऊपर से भले ही वह गुस्सा कर रहा था या युवंशी और राखी जी को चिढ़ा रहा था, लेकिन मन में तो वह भी बहुत खुश था कि राखी जी और युवांशी के बीच सब ठीक हो गया। करण ने मन ही मन खुद से कहा, अगर आज तनुजा होती तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहती ना मॉम के साथ। सच में मेरी तनुजा का दिल कुछ तो असर कर गया मेरी युवांशी पर। एपिसोड 167, हरीश की मौत और एक अनजान दुश्मन। 3 महीने बाद युवराज का घर। शिवांगी अपने ही घर में जमीन पर फर्श पर ऐसी बैठी हुई थी जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर कोई मेकअप या कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ था। अक्षता उसके पास बैठी उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था और उसे समझा रही थी। अक्षता ने भी कोई मेकअप नहीं किया था और उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अभी तक कुछ नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से शिवांगी इतनी परेशान थी। तभी युवराज बाहर से आया। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। युवराज भी काफी बदला बदला लग रहा था। उसके चेहरे पर भी परेशानी थी जिसे वह छुपा रहा था और उसके बाल भी कुछ कुछ सफेद हो गए थे। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर उसके पास बैठते हुए कहा, शिवांगी अब देखो हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है ना। उनकी उम्र हो चुकी थी और जब किसी की मौत आएगी तो उसे जाना ही पड़ेगा। हम दोनों भी तो यही नहीं रह पाएंगे ना, सबका टाइम आता है। शिवांगी, तुम नहीं समझोगे युवराज, क्योंकि वह मेरे पापा थे, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी।
वह ऐसे मुझे छोड़कर चले गए और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाई। अक्षता ने कहा, मोम आपकी गलती नहीं थी, आपने थोड़ी ना जानबूझकर यह सब किया है, या आपकी वजह से थोड़ी ना नाना जी की डेथ हुई है। ये सब भगवान को मंजूर था, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी आपको नानी जी को संभालना चाहिए ना। उन्हें भी तो कितना बड़ा सदमा लगा है। तभी बाहर से युवंशी अंदर आते हुए नजर आए और उसने रोते हुए शिवांगी के पास जाकर उसके गले लगा लिया और कहा, मॉम ये क्या हो गया नाना जी को? आई एम सो सॉरी माँ, मुझे इस वक्त आपके पास रहना चाहिए था और मैं वापस चली गई। युवांशी ने पहले शिवांगी के गले लगकर काफी देर तक राय और उसके बाद उसने अक्षता को गले लगाया। अक्षता ने युवांशी के कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप घबराए मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा, अब हमें नानी जी का ख्याल रखना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। उन्हें बहुत दुख हुआ है नाना जी की मौत से। शिवांगी ने अक्षरा के सर पर प्यार से हाथ फेर और कहा, तुम ठीक कह रही हो अक्षता, मुझे अभी माँ को देखना चाहिए, मेरी जरूरत है उन्हें, और इस वक्त अगर मैं उनके पास नहीं होगी तो कौन होगा? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, अविनाश भाई है ना उनके साथ अस्पताल में। उद्धरण चिन्ह। दरअसल अचानक दिल का दौरा दोबारा से पड़ने की वजह से हरीश की जान नहीं बच सकी और अस्पताल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर सुलेखा को काफी गहरा सदमा और वह भी काफी बीमार पड़ गई है। अभी काफी दिन हो गए हरीश की मौत को, लेकिन अभी तक सुलेखा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सभी इस बात से भी परेशान है कि कहीं सुलेखा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि पहले ही हरीश को खोकर शिवांगी और विधि दोनों बहनें काफी दुखी थी। मुंबई सेंट्रल जेल। एक औरत एक पुरानी सफेद साड़ी में जेल के अंदर से बाहर निकली और पुलिस वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई। पुलिस वाले ने इसे समझाते हुए कहा, देखो अभी तो तुम रिहा हो गई हो, लेकिन जैसा बिहेवियर तुमने यहाँ जेल में रखा वैसा ही बाहर रखना, कोई गलत काम मत करना, पूरी जिंदगी खराब हो गई वैसे भी तुम्हारी, अब बाकी के बची जिंदगी अच्छे से स्पेंड करना। उसे औरत ने ऊपर की तरफ इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, मैं रिहा हो गई हूं तो आप मुझ पर कोई हुक्म नहीं जमा सकते, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट या मेरे खिलाफ कोई शिकायत मिलेगी तभी आना मेरे पास, इसके अलावा मुझे किसी को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से कहा, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, जिंदगी खराब कर चुकी हो, पहले ही अपनी किसी की जान ली है तुम्हारी हरकत ने, फिर भी तुम्हें फांसी नहीं हुई और उन्होंने तुम्हें यहाँ इंडिया की जेल में शिफ्ट कर दिया सिर्फ युवराज ओबरॉय के कहने पर। बहुत अच्छे इंसान है, अगर वह चाहते तो तुम्हें वहीं रहने दे सकते थे और वहाँ तुम्हें जरूर फांसी हो जाती। उसे औरत ने घूरते हुए देखा और कहा, तो ये युवराज ओबरॉय की ही किस्मत है कि मैं रिहा हो गई हूँ, मैं चलती हूँ, उम्मीद है कि दोबारा आपसे मुलाकात कभी नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने सिर हिला दिया और औरत वहां से बाहर निकल आई। उसने वहां से सीधा ऑटो लिया और ऑटो में बैठे हुए उसे कहीं का एड्रेस बताया और खुद से कहा, बहुत बड़ी गलती करती तुम नहीं युवराज, इतना भी क्या बड़ा कसूर कर दिया था मैंने। उद्धरण चिन्ह डॉट। सिर्फ तुमसे प्यार ही तो किया था, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी की जिंदगी को खराब कर दूंगी, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दूंगी। एपिसोड 168 धमकी भरा लेटर। युवराज का घर अविनाश सुलेखा को लेकर घर आ गया था, क्योंकि उसकी तबीयत और पहले से बेहतर थी, लेकिन सुलेखा अभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। सभी घर वाले सुलेखा के कमरे में उसके पास खड़े हुए थे और सुलेखा बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके शरीर में मानो खून ही ना हो। शिवांगी और एक औरत जिसने दूसरी तरफ चेहरा घुमाया हुआ था, वो दोनों सुलेखा के दोनों तरफ बैठी हुई थी और सुलेखा का हाथ पकड़े हुए थे। तभी उसे औरत जो कि शिवांगी के पास बैठी थी, उसने सुलेखा से कहा, मोम आप जल्दी से ठीक हो जाए फिर आप मेरे साथ चलिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। सुलेखा ने नजरें उठाकर उसे औरत की तरफ देखा, वो कोई और नहीं बल्कि विधि ही थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बालों की चोटी बनाई हुई थी। विधि के चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था,
40 की उम्र में भी वह 25-26 साल की लग रही थी। उसका वेट भी पहले जितना ही था और उसके बाद भी काले थे। शायद यह विदेश में रहने का असर था। एक बार इंडिया से जाने के बाद विधि पहली बार इंडिया आई थी, वह भी अपने पापा के बीमार होने की वजह से, लेकिन वह ओबरॉय हाउस नहीं आना चाहती थी। लेकिन अब जब सुलेखा को शिवांगी जबरदस्ती यहाँ ले आई तो विधि को भी आना ही पड़ा। युवराज ने शिवांगी से कहा। शिवांगी, एक मिनट मेरी बात सुनो। युवराज रूम से बाहर निकल गया और शिवांगी ने सुलेखा से कहा, माँ बस मैं अभी आया, आप आराम कीजिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शिवांगी युवराज के पीछे गई और हाल में जाकर युवराज से कहा, क्या बात है युवराज, तुमने ऐसे मुझे सबके बीच में से बाहर क्यों बुलाया? कोई बात है? युवराज, अगर कोई जरूरी बात है तभी बुलाया ना। शिवांगी, देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि विधि जो आंटी को अपने साथ ले जाने का प्लान कर रही है वह उसे नहीं करना चाहिए। वहाँ अब्रोड में आंटी कैसे रहेंगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और अंकल के जाने की वजह से वह वैसे ही अपसेट है। वहाँ कौन उनका ख्याल रखेगा? यहाँ तो सब लोग हैं। तुम्हें विधि को समझना चाहिए। वो ऐसे कैसे आंटी को ले जाने की बात कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाया क्योंकि वह जान गई थी कि युवराज को अचानक से गुस्सा आने लगा है और इस हालत में युवराज किसी पर भी भड़क सकता है, और वह नहीं चाहती थी कि अभी सुलेखा की इस हालात में घर में कोई और तमाशा हो। इसीलिए शिवांगी ने युवराज के कंधे को सहलाते हुए कहा, काम डाउन युवराज, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? मैं विधि से बात कर लूंगी, वो मेरी बात मानेगी, अब खुश? युवराज ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं भी बस यही कहना चाहता हूँ, देखो मैं आंटी की तबीयत के बारे में सोचकर ऐसा कह रहा हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन से उलझने का, जब उसे बोले तक की तमीज नहीं है। शिवांगी, युवराज तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम जानते हो ना वह शुरू से ही ऐसी है। हाँ थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अब तुम अंदर आओ और सबके पास बैठो, मैं सबके लिए कुछ खाने को बनवाती हूँ। शिवांगी और युवराज अंदर जाने लगे तभी दरवाजे पर बेल बजी। शिवांगी ने वापस पलट कर देखा और तभी एक नौकर ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर से खड़े किसी आदमी से एक लेटर लेकर वापस आ गया और युवराज को दे दिया। युवराज ने उस लेटर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये कौन देकर गया और ये है क्या? नौकर ने सर झुकाकर खड़े होते हुए कहा, सॉरी युवराज सर, वह आपके नाम से आया है, इसीलिए आपको दे दिया। मैंने सोचा आप लोगों को तकलीफ होगी इसलिए मैं खुद लेने चला गया, पता नहीं क्या है। उसने कुछ बताया नहीं और चला गया। शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज खोलकर तो देखो, शायद तुम्हारे किसी ऑफिस के काम का या कोई जरूरी पेपर होगा। एक बार चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने वो पेपर खोला और उसमें सच में एक लेटर था। उसमें सिर्फ कुछ लाइन लिखी हुई थी जिसको पढ़ते ही युवराज के चेहरे पर जैसे 12 बज गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने शिवांगी की तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, शिवांगी ये तो उसका। शिवाजी को युवराज की बात समझ नहीं आई और उसने कहा, क्या युवराज तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या है यह जोड़, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या ऑफिस में? युवराज ने कहा, ये वही लेटर उसका है। युवराज एक पल के लिए घबरा गया और उसकी आंखों के सामने से 20 साल पहले जो कुछ हुआ था वो होकर जाने लगा। असल में शिवांगी पर गोली चलाने वाली और जो गोली अविनाश के मॉम को लगी थी वह कोई और नहीं बल्कि स्मिता ही थी। युवराज और शिवांगी को एक साथ देखकर स्मिता का दिमाग खराब हो गया था। वो तो युवराज से पागलों की तरह प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसकी शिवांगी को मारने की ठान ली थी। लेकिन अविनाश की मॉम के मरने के बाद उसे सजा हो गई थी और युवराज चाहता था कि वह जिंदगी भर जेल में सड़े। 20 साल की सजा के बाद आज जेल से बाहर निकली थी। शिवांगी ने जब युवराज को कोई जवाब न देते हुए देखा तो उसने युवराज के हाथ से वो लेटर लेते हुए कहा, तुम भी ना, मुझे तो हैरानी हो गई है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई लॉस हो गया क्या बिजनेस में? ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल को देखते हुए। शिवांगी ने जैसे ही वह लेटर देखा तो उसे पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए देखकर उसे भी थोड़ी घबराहट होने लगी। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर युवराज ओबरॉय,
स्मिता वापस आ गई है जेल से छूटकर। अब अपनी खुशियों के दिन भूलकर अपने दुखों को सीने से लगा लो, क्योंकि खुशी भरे दिन तुम्हारे बीत गए, अब दुख आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। इस चिट्ठी पर सिर्फ इतना ही लिखा था। शिवांगी ने युवराज को देखा जो कुछ सोच रहा था। शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज तुम क्यों घबरा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर वह वापस आ भी गई है तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और उसकी गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम जानती हो शिवांगी, युवराज ओबरॉय कभी किसी चीज से नहीं घबराता। अगर मैं घबरा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे और अपने परिवार की वजह से, अगर उसने तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगा? तुम जानती हो वह एक नंबर की साइको है। शिवांगी ने युवराज को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक उसका पूरा परिवार एक साथ है। भगवान उनके साथ है और उनके साथ अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता। युवराज और शिवांगी अंदर रूम में गए और दोनों ने देखा कि विधि सुलेखा से बातें कर रही थी। अक्षता वहां पर नहीं थी और अविनाश भी कुछ कम से बाहर गया हुआ था। विधि ने सुलेखा से कहा, माँ आपको मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से मुझसे दूर रही है तो शिवांगी दी के पास ही थी ना, तो आपका मन नहीं भरा उसके पास रह रह कर? मुझे भी आपकी जरूरत है और आपकी नाती को भी, तो क्या आप छोटी बेटी के लिए मेरे साथ नहीं चल सकती? उद्धरण चिन्ह। सुलेखा, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो समझ, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ तेरे पापा की यादें बसी हुई हैं और मैं अपना आखिरी समय यही बताना चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। एपिसोड 169 कल वाला चैप्टर है। युवराज का घर। अविनाश सुलेखा को लेकर घर आ गया था, क्योंकि उसकी तबीयत और पहले से बेहतर थी, लेकिन सुलेखा अभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। सभी घर वाले सुलेखा के कमरे में उसके पास खड़े हुए थे और सुलेखा बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके शरीर में मानो खून ही ना हो। शिवांगी और एक औरत जिसने दूसरी तरफ चेहरा घुमाया हुआ था, वो दोनों सुलेखा के दोनों तरफ बैठी हुई थी और सुलेखा का हाथ पकड़े हुए थे। तभी उसे औरत जो कि शिवांगी के पास बैठी थी, उसने सुलेखा से कहा, मोम आप जल्दी से ठीक हो जाए फिर आप मेरे साथ चलिए। अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। सुलेखा ने नजरें उठाकर उसे औरत की तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि विधि ही थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बालों की चोटी बनाई हुई थी। विधि के चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। 40 की उम्र में भी वह 25-26 साल की लग रही थी। उसका वेट भी पहले जितना ही था और उसके बाद भी काले थे। शायद यह विदेश में रहने का असर था। एक बार इंडिया से जाने के बाद विधि पहली बार इंडिया आई थी, वह भी अपने पापा के बीमार होने की वजह से। लेकिन वह ओबरॉय हाउस नहीं आना चाहती थी। लेकिन अब जब सुलेखा को शिवांगी जबरदस्ती यहाँ ले आई तो विधि को भी आना ही पड़ा। युवराज ने शिवांगी से कहा, शिवांगी एक मिनट मेरी बात सुनो। युवराज रूम से बाहर निकल गया और शिवांगी ने सुलेखा से कहा, माँ बस मैं अभी आए, आप आराम कीजिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शिवांगी युवराज के पीछे गई और हाल में जाकर युवराज से कहा, क्या बात है युवराज, तुमने ऐसे मुझे सबके बीच में से बाहर क्यों बुलाया? कोई बात है? युवराज, अगर कोई जरूरी बात है तभी बुलाया ना। शिवांगी, देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि विधि जो आंटी को अपने साथ ले जाने का प्लान कर रही है वह उसे नहीं करना चाहिए। वहाँ अब्रोड में आंटी कैसे रहेंगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और अंकल के जाने की वजह से वह वैसे ही अपसेट है। वहाँ कौन उनका ख्याल रखेगा? यहाँ तो सब लोग हैं। तुम्हें विधि को समझना चाहिए। वो ऐसे कैसे आंटी को ले जाने की बात कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाया, क्योंकि वह जान गई थी कि युवराज को अचानक से गुस्सा आने लगा है और इस हालत में युवराज किसी पर भी भड़क सकता है, और वह नहीं चाहती थी कि अभी सुलेखा की इस हालत में घर में कोई और तमाशा हो। इसीलिए शिवांगी ने युवराज के कंधे को सहलाते हुए कहा, काम डाउन युवराज, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? मैं विधि से बात कर लूंगी, वो मेरी बात मानेगी। अब खुश? युवराज ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा,
मैं भी बस यही कहना चाहता हूँ, देखो मैं आंटी की तबीयत के बारे में सोचकर ऐसा कह रहा हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन से उलझने का, जब उसे बोले तक की तमीज नहीं है। शिवांगी, युवराज तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम जानते हो ना वह शुरू से ही ऐसी है। हाँ थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अब तुम अंदर आओ और सबके पास बैठो, मैं सबके लिए कुछ खाने को बनवाती हूँ। शिवांगी और युवराज अंदर जाने लगे तभी दरवाजे पर बेल बजी। शिवांगी ने वापस पलट कर देखा और तभी एक नौकर ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर से खड़े किसी आदमी से एक लेटर लेकर वापस आ गया और युवराज को दे दिया। युवराज ने उस लेटर की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये कौन देकर गया और ये है क्या? नौकर ने सर झुकाकर खड़े होते हुए कहा, सॉरी युवराज सर, वह आपके नाम से आया है, इसीलिए आपको दे दिया। मैंने सोचा आप लोगों को तकलीफ होगी इसलिए मैं खुद लेने चला गया, पता नहीं क्या है। उसने कुछ बताया नहीं और चला गया। शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज खोलकर तो देखो, शायद तुम्हारे किसी ऑफिस के काम का या कोई जरूरी पेपर होगा। एक बार चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने वो पेपर खोला और उसमें सच में एक लेटर था। उसमें सिर्फ कुछ लाइन लिखी हुई थी जिसको पढ़ते ही युवराज के चेहरे पर जैसे 12 बज गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने शिवांगी की तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, शिवांगी ये तो उसका। शिवाजी को युवराज की बात समझ नहीं आई और उसने कहा, क्या युवराज तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या है यह जोड़, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या ऑफिस में? युवराज ने कहा, ये वही लेटर उसका है। युवराज एक पल के लिए घबरा गया और उसकी आंखों के सामने से 20 साल पहले जो कुछ हुआ था वो होकर जाने लगा। असल में शिवांगी पर गोली चलाने वाली और जो गोली अविनाश के मॉम को लगी थी वह कोई और नहीं बल्कि स्मिता ही थी। युवराज और शिवांगी को एक साथ देखकर स्मिता का दिमाग खराब हो गया था। वो तो युवराज से पागलों की तरह प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसकी शिवांगी को मारने की ठान ली थी। लेकिन अविनाश की मॉम के मरने के बाद उसे सजा हो गई थी और युवराज चाहता था कि वह जिंदगी भर जेल में सड़े। 20 साल की सजा के बाद आज जेल से बाहर निकली थी। शिवांगी ने जब युवराज को कोई जवाब न देते हुए देखा तो उसने युवराज के हाथ से वो लेटर लेते हुए कहा, तुम भी ना, मुझे तो हैरानी हो गई है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई लॉस हो गया क्या बिजनेस में? ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल को देखते हुए। शिवांगी ने जैसे ही वह लेटर देखा तो उसे पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए देखकर उसे भी थोड़ी घबराहट होने लगी। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर युवराज ओबरॉय। स्मिता वापस आ गई है जेल से छूटकर। अब अपनी खुशियों के दिन भूलकर अपने दुखों को सीने से लगा लो, क्योंकि खुशी भरे दिन तुम्हारे बीत गए, अब दुख आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। इस चिट्ठी पर सिर्फ इतना ही लिखा था। शिवांगी ने युवराज को देखा जो कुछ सोच रहा था। शिवांगी ने युवराज से कहा, युवराज तुम क्यों घबरा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर वह वापस आ भी गई है तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और उसकी गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम जानती हो शिवांगी, युवराज ओबरॉय कभी किसी चीज से नहीं घबराता। अगर मैं घबरा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे और अपने परिवार की वजह से। अगर उसने तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगा? तुम जानती हो वह एक नंबर की साइको है। शिवांगी ने युवराज को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक उसका पूरा परिवार एक साथ है। भगवान उनके साथ है और उनके साथ अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता। युवराज और शिवांगी अंदर रूम में गए और दोनों ने देखा कि विधि सुलेखा से बातें कर रही थी। अक्षता वहां पर नहीं थी और अविनाश भी कुछ कम से बाहर गया हुआ था। विधि ने सुलेखा से कहा, माँ आपको मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से मुझसे दूर रही है तो शिवांगी दी के पास ही थी ना, तो आपका मन नहीं भरा उसके पास रह रहकर? मुझे भी आपकी जरूरत है और आपकी नाती को भी, तो क्या आप छोटी बेटी के लिए मेरे साथ नहीं चल सकती? उद्धरण चिन्ह। सुलेखा, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो समझ, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ तेरे पापा की यादें बसी हुई हैं और मैं अपना आखिरी समय यही बताना चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। एपिसोड 170, मैं बाप बनने वाला हूँ।
तभी वहां पीछे अक्षता आकर खड़ी हो गई। शिवांगी और युवराज ने उसे देखा तो नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, अक्षता बेटा तुम यहाँ, कुछ काम था? अक्षता, नहीं मॉम, बस मुझे अजीब सा फील हो रहा है, बस इसीलिए बाहर आ गई। शिवांगी अक्षता के पास है और उसके पास आकर उसके माथे को हाथ लगाते हुए कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षता, हाँ मॉम, पता नहीं बस अजीब सा फील हो रहा है। शिवांगी ने घबराते हुए कहा, अच्छा मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, डॉक्टर एक बार आकर तुम्हें चेक कर लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। वैसे भी इन दोनों तुम अच्छे से अपना ख्याल नहीं रख रही हो, सभी का ख्याल रखने में बिजी रहती हो तो तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? अक्षता ने शिवांगी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शिवांगी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। शिवांगी ने डॉक्टर को फोन किया और करीब 15 मिनट तक डॉक्टर भी वहां आ गया। डॉक्टर अक्षता का चेकअप कर रहा था कि तभी अविनाश बाहर से आया और उसके हाथ में कुछ सामान था। अविनाश ने शिवांगी और युवराज को ऐसे खड़े देखकर हैरानी से कहा, मोम डैड आप ऐसे ही रानी से क्या देख रहे हैं मुझे? उद्धरण चिन्ह डॉट, कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट, विधि मासी कहाँ है और नानी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने अविनाश की तरफ देखते हुए उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी अविनाश, तुमने एक बार भी नहीं सोचा, हम दोनों के बारे में नहीं सोचा। अरे तुम्हारी मॉम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी जब डॉक्टर ने बताया कि वो दादी बनने वाली है। अविनाश ने एक पल के लिए जैसे युवराज की बात पर अच्छे से गौर नहीं किया और उसने सिर्फ उसके बिहेवियर को देखते हुए कहा, सॉरी डैड लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे झूठ। लेकिन अचानक ही अविनाश को रियलाइज होगा कि युवराज ने अभी अभी उससे क्या कहा। अविनाश चुप हो गया और उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, एक मिनट डैड, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिएगा, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा अब कान तो नहीं बज रहे, लेकिन अभी जो तुम्हारे डैड ने कहा वो बिल्कुल सच है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अविनाश ने हैरानी से शिवांगी और अविनाश की तरफ देखा और फिर शिवांगी के पास आकर खुशी से उसके गले से लगा लिया और फिर पीछे हटते हुए वहां नाचने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं एक बार अक्षता को मिलकर आता हूँ। अविनाश वहां से जाने लगा लेकिन तभी शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? अंदर डॉक्टर है, उसका चेकअप कर रहे हैं, रुक जाओ अभी कुछ देर फिर चले जाना, कहीं नहीं भागी जा रही, वो यही रहेगी। अविनाश, लेकिन मॉम ये सब मेरा मतलब ऐसे अचानक इतनी बड़ी गुड न्यूज़, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। उद्धरण चिन्ह। युवराज, वैसे ही अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं, ये गुड्डू ऐसे अचानक तो है नहीं आए, पहली शादी की गुड न्यूज़ और आप भी अब ये। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। अविनाश शर्मा गया और शिवांगी ने युवराज के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते युवराज, बच्चों के सामने क्या बात लेकर बैठ गए, चुप रहो तुम। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आया और युवराज और अविनाश चुप हो गए। अविनाश ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? अक्षता ठीक है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, जी बाकी सब तो हम आपको कल ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके बॉडी को देखकर हम यही कहेंगे कि उनका खास ख्याल रखा जाए, वह काफी वीक लग रही है, आप कल उन्हें अस्पताल लेकर आना, हम उनके सारे टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही अच्छे से सब पता चलेगा। अविनाश के डॉक्टर का बैग लिया और उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आया। शिवांगी और युवराज अविनाश के रूम में गए और अक्षता बेड पर लेटी हुई थी। शिवांगी अक्षता के पास बैठ गई और नोटों की एक गद्दी लेकर अक्षता के सर के ऊपर से वारी और फिर एक नौकर को बुलाकर उसे दे दी। शिवांगी ने खुश होते हुए अक्षता का माथा चूमते हुए कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तूने बेटा, कितने सालों बाद इस घर में एक नन्हे से बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है और ना ही यहाँ वहाँ कहीं भागना है,
अब तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी और अपना अच्छे से ख्याल रखेगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम वीक हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तभी वहां कमरे के अंदर अविनाश आया और वह शिवांगी और युवराज को वहां खड़े देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। अक्षता ने अविनाश की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। शिवांगी और युवराज ने दोनों की तरफ देखते हुए आपस में कुछ इशारा किया और तभी युवराज ने अविनाश से कहा, अविनाश तुम बैठो, बातें करो अक्षता से, हम लोग चलते हैं। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, युवंशी को भी तो पता चलनी चाहिए ना कि वो बुआ बनने वाली है। अविनाश, हाँ डैड आप बता दीजिए उसे, वह भी काफी खुश होगी। युवराज और शिवांगी कमरे से बाहर निकल गए और अविनाश मुस्कुराते हुए अक्षता के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी अक्षता ने गुस्से से अपना हाथ झटक लिया और अविनाश की तरफ घूरते हुए देखा। अविनाश को लगा कि अक्षता से थोड़ा गुस्सा है क्योंकि वह कुछ दिनों से अक्षता को अच्छे से टाइम नहीं दे पाया। अब इतना कुछ घर में अचानक हो गया, पहले नाना जी की मौत और अब नानी जी का बीमार होना। अक्षता के कई बार कहने पर भी अविनाश उसे कहीं बाहर नहीं लेकर गया और ना ही थोड़ा टाइम उसके साथ बिताया, जिस वजह से अक्षता काफी दिनों से अविनाश से बात नहीं कर रही थी। अविनाश ने भी अपने काम की वजह से उसे नहीं मनाया, ना ही उसे कुछ समझने की कोशिश की। अविनाश ने उसके पास आते हुए खुद से कहा, अब भी नाराज हो मुझसे? अच्छा माफ कर दो और बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? इतनी बड़ी खुशी की बात है, जो बोलगी वही लाके दूंगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।